नमस्कार। आज हम लुइस हे की मशहूर किताब हील योर बॉडी पर आधारित एक हिंदी नरेशन स्क्रिप्ट की बात करेंगे। हाँ। और इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये कि हमारे विचार हमें बीमार कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बिल्कुल। कि क्या सिर्फ सोचने के तरीके से शरीर में कोई बीमारी पैदा हो सकती है। तो चलिए आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्क्रिप्ट इसके पक्ष में क्या तर्क देती है। ये सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि हम बीमारियों को अक्सर बाहरी वजहों से जोड़कर देखते हैं। हाँ, जैसे कोई वायरस, कोई चोट या खानपान में गड़बड़ी। लेकिन ये स्क्रिप्ट हमें एक अलग नजरिए से देखने के लिए कहती है। ये मानती है कि शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि वो हमारे मन की हर बात, हर भावना को सुनता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद शरीर की इसी भाषा को समझना है, जैसा इस स्क्रिप्ट में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। मतलब हमारी हर सोच हमारे भविष्य को बना रही है। लेकिन ये सिर्फ भविष्य तक सीमित नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये हमारे शरीर को भी बना रही है, अभी इसी पल। हाँ। और ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। स्क्रिप्ट इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। जैसे अगर हम लगातार डेडलाइन और काम के दबाव में हैं, तो ये सोच सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती। अच्छा। धीरे धीरे हमारे कंधे भारी लगने लगते हैं, गर्दन अकड़ जाती है। हम इसे थकान कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर स्क्रिप्ट के मुताबिक ये शरीर का पहला संकेत है कि मन पर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। ये कनेक्शन तो कई लोग महसूस करते हैं। भविष्य का डर और पेट की गड़बड़ी का रिश्ता भी बहुत आम है। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ एक बड़ा दावा कर रही है कि ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि एक सीधा संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है। इस पर सवाल ये उठता है कि हम कैसे तय करें कि पेट दर्द वाकई किसी डर की वजह से है या सिर्फ कुछ गलत खाने की वजह से। क्या स्क्रिप्ट इस पर कुछ बताती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्क्रिप्ट ये नहीं कहती कि हर शारीरिक समस्या का कारण सिर्फ इमोशनल है या हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। बल्कि वो ये सुझाव देती है कि जब मेडिकल कारण स्पष्ट न हो या कोई समस्या इलाज के बावजूद बार बार लौट कर आए, तो हमें इस भावनात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी लाइन है, बॉडी कभी गलती नहीं करती, वो हमेशा सही मैसेज भेजती है। ये हमें अपने शरीर को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक संदेश वाहक की तरह देखने के लिए कहती है। मतलब शरीर के दर्द को एक अलार्म की तरह देखें, जिसे बंद करने के बजाय ये सुने कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। ये तो सोच बदलने वाली बात है। और ये बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हमारी पहली प्रतिक्रिया दर्द से छुटकारा पाने की होती है, उसे सुनने की नहीं। हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट हमें उस पहली प्रतिक्रिया पर रुककर सोचने के लिए कहती है। वो पूछती है, ये दर्द आने से ठीक पहले मैं क्या सोच रही थी? मेरी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा है? और भारतीय संदर्भ में तो ये चिंताएं बहुत आम है। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक भारतीय संदर्भ में ये चिंताएं अक्सर होती हैं। घर का दबाव, पैसे की फिक्र, लोग क्या कहेंगे का तनाव, ये सारी बातें जिन्हें हम जाहिर नहीं करते, हमारा शरीर उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। स्क्रिप्ट का दावा है कि एक जैसी बीमारी झेल रहे लोगों के इमोशनल पैटर्न भी अक्सर मिलते जुलते होते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, है तो। क्या इसका मतलब ये है कि हर वो इंसान जो खुद पर दबाव डालता है उसे सिरदर्द होगा ही होगा? नहीं, इतना सीधा भी नहीं। ये एक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न या एक ट्रेंड की तरह है। स्क्रिप्ट दो बहुत आम उदाहरण देती है। अच्छा। पहला, सिरदर्द यानी हेडेक। इसे जुड़ा गया है खुद की आलोचना करने और परफेक्शनिस्ट होने की आदत से। परफेक्शनिस्ट? हाँ, वो इंसान जो हर काम एकदम सही करना चाहता है, जो अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता है। जैसे कोई स्टूडेंट जो टॉप करने के लिए दिन रात एक कर दे, या कोई प्रोफेशनल जो बॉस की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हो। ये जो लगातार खुद को साबित करने का मानसिक दबाव है, स्क्रिप्ट के मुताबिक वो अक्सर सिरदर्द के रूप में बाहर आता है। पर दूसरा उदाहरण पेट की समस्याओं का था, जैसे एसिडिटी या अपच। हाँ, इसे स्क्रिप्ट सीधे तौर पर डर और असुरक्षा से जोड़ती है। भविष्य का डर, आगे क्या होगा की चिंता। भारतीय संदर्भ में कहें तो EMI, नौकरी जाने का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता। बिल्कुल। जब हम किसी नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते या किसी आने वाले कल को लेकर डरे होते हैं, तो स्क्रिप्ट के अनुसार हमारा पेट उस डर को पचा नहीं पाता। तो शरीर यहाँ सिर्फ लक्षण नहीं दिखा रहा, वो अपनी जरूरत बता रहा है। सिर दर्द के जरिए कह रहा है, थोड़ा आराम करो, खुद पर इतना सख्त मत बनो।
और पेट के जरिए कह रहा है मुझे भरोसा चाहिए, मुझे सुरक्षा का एहसास कराओ। तो अगर शरीर बात कर रहा है और अपनी जरूरतें बता रहा है, तो फिर इसका जवाब क्या है? यहीं पर हीलिंग एफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्यों की भूमिका आती है। सकारात्मक वाक्यों की। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है? क्या सिर्फ ये कहने से कि मैं सुरक्षित हूं वाकई कोई बदलाव आता है? ये सिर्फ दिलासा देना या विशफुल थिंकिंग से एक कदम आगे की बात है। स्क्रिप्ट का तर्क है कि जैसे सालों के नकारात्मक विचारों ने हमारे दिमाग और शरीर में एक पैटर्न बना दिया है, ठीक उसी तरह लगातार सकारात्मक और सही संदेश उस पैटर्न को तोड़कर एक नया स्वस्थ पैटर्न बना सकते हैं। ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, जैसे सिर दर्द के लिए एफर्मेशन है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं खुद को प्रेशर से फ्री करती हूँ। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शरीर को आराम करने की परमिशन देना है। और पेट के लिए जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है, मैं सुरक्षित हूँ। ये डर के पैटर्न को भरोसे के पैटर्न से बदलने की एक सचेत कोशिश है। ये जो खुद को स्वीकार करने और दबाव से मुक्त करने की बात है, ये हमें स्क्रिप्ट के सबसे बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, आत्मप्रेम या सेल्फ लव। बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते तब तक कोई हीलिंग पूरी नहीं होती। भारतीय समाज के संदर्भ में ये बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बहुत मुश्किल। यहाँ तो दूसरों के लिए जीना, त्याग करना एक गुण माना जाता है। खुद की देखभाल को अक्सर स्वार्थ समझ लिया जाता है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इसी कल्चरल प्रोग्रामिंग को चुनौती देती है। वो साफ करती है कि आत्मप्रेम का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि आत्मस्वीकार करना है। आत्मस्वीकार करना यानी मैं जैसी हूं, इम्परफेक्शंस के साथ वैसी ही काफी हूं। ये मानना कि प्यार और सम्मान पाने के लिए मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी हम दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकार कर पाते हैं। तो ये खुद को प्राथमिकता देना नहीं, बल्कि खुद को समीकरण में शामिल करना है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, माफी या फॉरगिवनेस का। स्क्रिप्ट का तर्क है कि कई बीमारियां, खासकर जो लंबे समय तक चलती हैं, उनकी जड़ में कोई पुराना दर्द या गुस्सा होता है जिसे हमने पकड़ा हुआ है। हाँ, किसी का धोखा, किसी की कही हुई बात। हम दिमाग से शायद आगे बढ़ जाते हैं, पर शरीर उसे नहीं भूलता। हाँ, शरीर उस भावनात्मक चोट को किसी गांठ की तरह, किसी दर्द की तरह पकड़ कर रख सकता है। और माफी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था या हमें उस इंसान से फिर से रिश्ता जोड़ना है। तो फिर माफी का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट के मुताबिक माफी का मतलब है खुद को उस बोझ से आजाद करना, वो बोझ जो हम सालों से अपने शरीर में उठाए घूम रहे हैं। माफ करके हम असल में खुद को उस दर्द की कैद से रिहा करते हैं। ये बोझ सिर्फ हमारा अपना भी नहीं होता। स्क्रिप्ट में जेनरेशनल पेन का भी जिक्र है, यानी वो दर्द जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, ये वो चिंताएं या डर हैं जो शायद हमारी माँ ने अपनी माँ से सीखी और अनजाने में हमें दे दी। ये सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि एक तरह की इमोशनल मेमोरी है जो शरीर में बस जाती है। इसका कोई उदाहरण? जैसे अगर किसी परिवार में हमेशा पैसे की असुरक्षा रही हो, तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी के लोग आर्थिक रूप से स्थिर होने के बावजूद हमेशा एक अनजाना डर महसूस करें। माफ करके हम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि उस पूरी भावनात्मक कड़ी को आजाद कर रहे होते हैं। हम उस दर्द को अगली पीढ़ी को पास करने से रोक देते हैं। बिल्कुल। ये माफी वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हम सब शायद मन में किसी न किसी के खिलाफ कोई पुरानी बात लेकर बैठे हैं, और ये सोचना कि वो बोझ हमारे शरीर में किसी दर्द की शक्ल ले सकता है, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो ये मानसिक बदलाव तो हो गया, लेकिन स्क्रिप्ट इसे आदत में बदलने के लिए हमारे शब्दों के इस्तेमाल पर बहुत जोर देती है। और यहीं पर लुइस हे का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, वर्ड्स आर मेडिसिन। शब्द दवा की तरह काम करते हैं। हाँ, हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी अंदरूनी बातचीत, हमारा सेल्फ टॉक 2400 घंटे चलता रहता है, और अक्सर वो बहुत नकारात्मक होता है। मैं थक गई हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे ये नहीं होगा। और स्क्रिप्ट कहती है कि शरीर इन सब बातों को एक निर्देश, एक इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। अगर हम बार बार कहेंगे कि मैं थक गई हूं, तो शरीर सच में और ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगेगा। वो हमारे शब्दों पर विश्वास कर रहा है। हाँ। लेकिन ये विचार थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीमार है तो वो अपने नकारात्मक विचारों की वजह से है? क्या ये एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्क्रिप्ट का इरादा किसी को दोष देना नहीं, बल्कि शक्ति देना है। अच्छा? इसका नजरिया ये नहीं है कि तुम अपनी सोच की वजह से बीमार हो,
बल्कि ये है कि तुम्हारे पास अपनी सोच को बदलकर अपनी हीलिंग में भागीदार बनने की शक्ति है। ये दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेने की बात करता है। ये कहता है कि दवाइयों और इलाज के साथ साथ अगर हम अपनी अंदरूनी भाषा को भी बदलें तो हीलिंग की प्रक्रिया तेज और गहरी हो सकती है। तो एफर्मेशंस का काम इसी बातचीत को बदलना है, शरीर को एक नया, सकारात्मक और हीलिंग संदेश देना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, और वो बहुत सरल हैं। जैसे, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये एक सीधा संदेश है कि शरीर सुधार की प्रक्रिया में है। या फिर, मेरा शरीर हील होना जानता है। यह शरीर की अपनी बुद्धि और क्षमता पर भरोसा जताने जैसा है। और एक बहुत शक्तिशाली एफर्मेशन है, जिंदगी मेरे साथ है, मेरे खिलाफ नहीं। हाँ, ये उस गहरी असुरक्षा और डर की भावना को सीधे संबोधित करता है जिसकी बात हमने पेट की समस्याओं के संदर्भ में की थी। ये भरोसे का एक बीज बोने जैसा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्क्रिप्ट हमें अपने शरीर को एक दोस्त की तरह देखने और उसके संदेशों को सुनने के लिए कह रही है। सही। दर्द को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है। सही कहा। फिर ये हमें उन संदेशों के पीछे छिपे भावनात्मक पैटर्न को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या ये डर है, गुस्सा है, या किसी को माफ न कर पाने का बोझ? और एक बार जब हम उस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो स्क्रिप्ट हमें कुछ उपकरण देती है। आत्मप्रेम यानी खुद को हर कमी के साथ स्वीकार करना, माफी यानी पुराने बोझ को उतार फेंकना, और सकारात्मक शब्द यानी एफर्मेशंस जो शरीर को हीलिंग के लिए एक नया निर्देश देते हैं। और ये सब करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने लायक छोटे छोटे तरीके सुझाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे सुबह उठते ही फोन देखने से पहले एक सकारात्मक वाक्य बोलना, या दिन में जब भी तनाव महसूस हो तो रुककर बस एक गहरी सांस लेना और खुद को याद दिलाना, सब ठीक है। हाँ, बीमार होने पर खुद को कोसने या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है सोचने की बजाय अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाना, उसे प्यार से कहना, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये हीलिंग के लिए हमारे अंदरूनी माहौल को हॉस्टाइल से सपोर्टिव बना देते हैं। अंत में स्क्रिप्ट का सबसे सुकून देने वाला संदेश शायद यही है कि हीलिंग एक प्रक्रिया है, कोई परीक्षा नहीं जिसमें पास या फेल होना है। शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसकी बात प्यार और शांति से सुननी है। बिल्कुल। और ये भरोसा रखना है कि हीलिंग संभव है। जैसा स्क्रिप्ट कहती है, आप वर्दी हैं, आप सेफ हैं। ये भरोसा ही शायद हीलिंग का पहला और सबसे जरूरी कदम है। आपने जनरेशनल पेन का जिक्र किया था, यानी वो दर्द जो भारतीय परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। पूछिए। सवाल ये है कि अगर हमारा शरीर पुरानी पीढ़ियों के दर्द, उनके डर और उनकी चिंताओं को याद रख सकता है, तो क्या वो उनकी सहन शक्ति, उनकी मुश्किलों से उभरने की क्षमता और उनके कभी हार ना मानने वाले जज्बे को भी याद नहीं रख सकता? क्या वो जेनरेशनल रेजिलियंस भी हमारी कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? शायद हीलिंग का एक मतलब उस दर्द को नहीं, बल्कि उस ताकत को याद करना और उसे चुनना है।